हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एम रेलवे। हम इस चैनल में पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं जो एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं। तो ये हमारा क्लास 2 है। चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्या। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द डैश इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द इंडियन यूनियन। भारतीय संघ की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख अध्यक्ष होता है। तो इसके ऑप्शन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ जस्टिस। तो इसका राइट आंसर है प्रेसिडेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता है इंडियन यूनियन का वो प्रेसिडेंट होता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। और जान लेते हैं कुछ, जैसे कि प्रेसिडेंट जो है हमारे फिलहाल जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद जी। ठीक है, रामनाथ कोविंद जी। और ये हमारे 14th प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये 14th प्रेसिडेंट है। और देखते हैं क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है हमारे अभी फिलहाल प्रेजेंट सुनील अरोरा जी है। ठीक है, सुनील अरोरा जी। ठीक है, एंड देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हाल फिलहाल जो 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं वो है हमारे शरद अरविंद बोबड़े जी। शरद अरविंद बोबड़े जी। ठीक है, ये 2021 में ये रिटायर्ड हो जाएंगे बिकॉज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो टेन्योर होता है एक तो 5 साल होता है या फिर 65 एज होता है। तो ये 65 एज इनकी हो जाएगी 2021 में, तो ये रिटायर्ड हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ओके, द होस्ट फॉर ओलंपिक्स गेम्स 2020 इज। तो ऑप्शंस देखिए, इस्तांबुल, मैड्रिड, दोहा, टोक्यो। तो 2020 अभी कोरोना की वजह से तो फिलहाल हो नहीं पाएंगे ये गेम, तो ये गेम शिफ्ट पोस्टपोन किए गए हैं 2021 में। और इसका सेम जो कंट्री है वो होस्ट करेगी वो है जापान। तो टोक्यो में होने वाले हैं ये गेम। ठीक है, इसके अलावा हम और क्या इस क्वेश्चन से बना सकते हैं क्वेश्चंस, जैसे कि देखिए 2024 में सॉरी 2024 में जो ओलंपिक गेम होने वाले वो कहाँ होने वाले, पेरिस फ्रांस में होने वाले हैं। ठीक है, ये याद रख सकते हैं आप। और फिर 2028 में जो होने वाले हैं जो एलए में होने वाले, लॉस एंजलिस यूएसए में होने वाले हैं, ये आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से एक क्वेश्चन से आप 2-3 क्वेश्चंस बनाकर याद रख लीजिए, इंटरलिंक कर लीजिए, तभी जीके पॉसिबल हो पाएगा। बिकॉज जीके इतना ज़्यादा है कि आप अगर इंटरकनेक्ट नहीं करोगे तो हो नहीं पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। Okay, as per the Constitution of India, the retirement age of Supreme Court judge is। तो ऑप्शन है 60 ईयर्स, 62 ईयर्स, 65 ईयर्स, 66 ईयर्स। तो इसका राइट आंसर है 65 एज। ठीक है, 65 ईयर्स। और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनका क्या है 62 ईयर्स। ठीक है, ये याद रख लीजिए, हाई कोर्ट का जज है 62 ईयर्स। इन्होंने अभी अभी एप्लीकेशन किया है कि हम लोगों की भी एज 65 कर दीजिए करके। क्या होता है ना, ये जब रिटायर्ड हो जाते हैं 65 के बाद, अगर सुप्रीम कोर्ट वाले हैं तो ये लोग हाई कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर पाते। ठीक है, जो भी सुपीरियर कोर्ट में होता है फिर वो जो इन्फीरियर कोर्ट होती है उसमें वो प्रैक्टिस नहीं कर पाते। जैसे अब हाई कोर्ट वाले जज अगर इन्होंने प्रैक्टिस की, 62 एज हो गई इनकी, तो ये सुप्रीम कोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट ही कैन नॉट प्रैक्टिस इन लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह। ठीक है, इस तरह से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, द स्लोगन ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2019 इज। 2019 ये जो क्वेश्चन है 2016 का है, लेकिन अभी 2016 की थीम से हमें कुछ लेना देना नहीं है, तो हमें 2019 से मतलब है। ठीक है, तो 2019 जो है वो चाइना होस्ट कर रहा है। ठीक है, और इसका जो थीम है जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को जो मनाया जाता है। और सबसे मेन बात 2018 का इंडिया ने किया था। ठीक है, तो चाइना जो अभी फ़िलहाल कर रहा है उसका थीम है एयर पोल्यूशन। ठीक है, एयर पोल्यूशन। थीम ऐसे क्यों रखे जाते हैं कि थीम रखने का बस एक ही कारण होता है कि पूरे वर्ल्ड का कंसर्न उस चीज़ के बारे में दिया जाए जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एयर पोल्यूशन डे बाय डे कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, मतलब जो भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो बढ़ते जा रही है। तो इसका कंसर्न कि बाबा इस पर थोड़ा सा जोर दिया जाए, इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए कि एयर पोल्यूशन ना हो। ठीक है, 2018 में जो हुआ था वो इंडिया ने होस्ट किया था। ठीक है, और इंडिया ने होस्ट किया था तो उसका थीम क्या था, बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, बीट
प्लास्टिक पोल्यूशन, ठीक है, इस तरह से। और 2000 अभी 2020 में जो होने वाला है, 2020 में जो होने वाला है वो कोलंबिया ने किया है, ठीक है। कोलंबिया होस्ट करेगा विद द हेल्प ऑफ या फिर पार्टनरशिप में जर्मनी के साथ, ठीक है, जर्मनी के साथ करेगा, जर्मनी के साथ करेगा। और इसकी थीम है सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। वाई बायोडाइवर्सिटी? सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी जो बहुत बहुत सारे स्पीसीज है जो एक्सटिंग्विश हो रहे हैं और उन पे ध्यान देना हम लोगों को ज़रूरी है, इसलिए सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। और पिछले जो क्वेश्चन हमने पिछला क्वेश्चन जो देखा था सुप्रीम कोर्ट जज के बारे में, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं ये अंडर आर्टिकल 1 to 4 के आते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 1 to 4, ये याद रखिए, ठीक है, 1 to 4। चलिए देखते हैं फिर। देखिए इस क्वेश्चन से हमने 3 क्वेश्चन कर लिए। कौन से? 2018 का होस्ट सिटी थीम, 2019 की होस्ट सिटी थीम एंड 2020 की होस्ट सिटी थीम, इस तरह से इंटरलिंक कीजिए, ठीक है। चलिए फिर देखते हैं। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय डॉक्टर अब्दुल कलाम, ठीक है। ऑप्शंस क्या है? रीबूटिंग इंडिया, इमेजिनिंग इंडिया, अनटचेबल, द लाइफ ट्री। एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी किसी भी पेपर में आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर में बुक्स एंड ऑथर्स वाला क्वेश्चन देख लेते हो ना, तो वो क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट बन जाता है, वो आंसर भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, साथ ही साथ उसके ऑप्शंस इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। वाई? बिकॉज जब भी कोई बुक लॉन्च होती है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तभी वो बुक जो है एग्ज़ाम में पूछी जाती है। उसी तरह से ये सारे के सारे 4 ऑप्शंस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है वो द लाइफ ट्री। द लाइफ ट्री क्या है? पोएम का कंपिलेशन है, बहुत ही अच्छी बुक है। आप अभी लॉकडाउन में आप अगर कहीं आपको इसका पीडीएफ मिल जाता है तो पढ़ लीजिए, या फिर परचेस कर सकते हो तो परचेस कर लीजिए। बहुत ही अच्छी बुक है, आपको इतनी सिंप्लिसिटी से लिखी गई बुक है, बहुत अच्छी बुक है। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे 11th प्रेसिडेंट थे, ठीक है, 11th प्रेसिडेंट थे। इन्होंने 2002 से लेके 2007 तक इंडिया हमारे नेशन को सर्व किया था एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है। हम ऑप्शंस देखते हैं, दूसरे ऑप्शंस देखते हैं। रीबूटिंग इंडिया ये जो बुक है नंदन नीलिकरण, ठीक है, नंदन नीलिकरण और विरल शाह ने लिखी है। नंदन नीलिकरण कौन है? ये जो है एक्स नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इन्फोसिस के, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है इन्फोसिस के। और जो विरल शाह इन्होंने जो जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाई है, यही है वो विरल शाह। जूलिया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में आप अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ जान लीजिए, गूगल कर लीजिए इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इमेजिनिंग इंडिया ये भी नंदन नीलिकरण जी ने ही लिखी है, ओके, नंदन नीलिकरण, ठीक है, नंदन नीलिकनी जी ने लिखी है। देन नेक्स्ट है अनटचेबल, ठीक है। अनटचेबल एक नॉवेल है, ये जो नॉवेल है ये लिखी है मुल्क राज आनंद ने। तो ये बुक इस तरह से है कि आनंद जी की जो आंट होती है, एक मुस्लिम महिला के साथ वो खाना खा लेती है, फिर किस तरह से उनकी आंट को, मतलब आनंद जी के आंट को किस तरह से आउटकास्ट किया जाता है उनके घर से, उन्हें किस तरह से अलग रखा जाता है, उनको किस तरह से ऐसे बिहेव करते, बॉयकॉट कर देते फैमिली पूरी। तो इस तरह की ये बुक है, तो ये भी अच्छी बुक है, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहते हो, अगर आप किताबें पढ़ने के शौकीन हो तो या आई रिकमेंड दिस बुक टू यू, अनटचेबल। तो लाइफ ट्री तो हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन says that Indian vice president will not be a member of any house of Indian parliament। तो ऑप्शंस क्या है? आर्टिकल 50, आर्टिकल 60, आर्टिकल 66, आर्टिकल 44, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 66। इसमें बताया गया है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो ना ही राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, किसी भी हाउस के वो मेंबर नहीं होते हैं, लेकिन वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं,
ठीक है। वो राज्यसभा के एक्स ऑफिसो चेयरमैन होते हैं। एक्स ऑफिसो चेयरमैन का मतलब क्या है? एक्स ऑफिसो का मतलब ये होता है कि अतिरिक्त कारभार दिया जाता है उन्हें। वो वाइस प्रेसिडेंट का भी ड्यूटी निभानी है और प्लस चेयरमैन की ड्यूटी निभानी है। एज सच इन्हें वाइस प्रेसिडेंट के नाम से सैलरी नहीं मिलती, इन्हें सैलरी मिलती है एक्स ऑफिसो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की वजह से, ठीक है। क्योंकि इनकी सैलरी के बारे में एज एक्स ऑफिसो चेयरमैन जो राज्यसभा के, उस हिसाब से लिखा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में, ना कि वाइस प्रेसिडेंट की कुछ ड्यूटी लिखी गई है। इसलिए इन्हें सैलरी जो मिलती है वो एक्स ऑफिस चेयरमैन के बिहार जो भी इनका काम होता है उससे मिलती है। जब ये अब्सेंट हो जाते हैं या फिर इनकी जो भी सीट वैकेंट हो जाती है तो डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जो होते हैं राज्यसभा के, वो जो सीट है वो एक्वायर कर लेते हैं। अभी फिलहाल जो डिप्टी चेयरमैन है वो है हरिवंश नारायण सिंह। कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ठीक है। जो राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो तो वाइस प्रेसिडेंट जी है, वो आउट ऑफ राज्यसभा होते हैं। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं वो राज्यसभा जो सदस्य होते हैं वो उनमें से अपने में से एक जो भी सदस्य उन्हें चुनते हैं एज अ डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, ये याद रख लीजिए। और वाइस प्रेसिडेंट जो है अपना इस्तीफा प्रेसिडेंट को देते हैं, और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, अगर उनको इस्तीफा देना है तो वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो ऐसे चलते रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, okay, an order of the Supreme Court or a High Court commanding a person or a body to do that which is his duty to do is known as, ठीक है, सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा जारी एक आदेश जो एक व्यक्ति अथवा संस्था को करने को कहे, जो उसका कर्तव्य है, को जाना जाता है। वो ऑप्शंस देखिए, मैंडमस, सरसरी, ओबिटर डिक्टम, कुओ वारंटो, ठीक है। इसका राइट आंसर है मैंडमस। तो ये है क्या चीज़? ये रीट्स है, ठीक है, ये है रीट्स जो अंडर आर्टिकल 32 आते हैं, ठीक है, अंडर आर्टिकल 32 आते हैं। तो हमारे यहाँ 5 रीट्स है, ठीक है, 5 रीट्स है, उसमें से 3 रीट्स यहाँ पे ऑप्शन में दिए गए हैं, ठीक है। ये नहीं है, सॉरी, ये नहीं है। मैंडमस का मतलब क्या होता? अभी मैंडमस का मतलब ये होता है कि कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है या फिर कोई गवर्नमेंट संस्था है, वो अपना काम बखूबी से नहीं निभा रही है, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इनको अधिकार होता है कि वो उन्हें नोटिस जारी करे और पूछे उनसे कि ये आपकी ड्यूटी है, ये आपको करना है, ये करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसे कहते हैं मैंडमस। और रिट्स का मतलब होता है कड़ा आदेश, ठीक है, कड़ा आदेश। ये जो है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों भी लागू कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं पहली जो रीट है वो रीट है हैबस कॉर्पस। हैबस कॉर्पस का मतलब क्या है? शरीर दमन की नीति। यू हैव अ बॉडी, ये आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 1919 में जालियनवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तब गांधी जी ने फर्स्ट टाइम ये वर्ड यूज़ किया था, हैबस कॉर्पस करके, ठीक है। तो इसका क्या एक्चुअल मीनिंग होता है? जब पुलिस को बहुत ज़्यादा पावर दी जाती है और वो अगर किसी इनोसेंट को उसके घर से उठा ले, ठीक है, घर से उठा ले और पुलिस स्टेशन में डाल दे या फिर कहीं छुपा के रख दे, तो जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्हें ये हक होता है कि वो नोटिस जारी कर सकते हैं उस पुलिस स्टेशन के खिलाफ या फिर उस पुलिस इंस्पेक्टर के खिलाफ कि आप हमें या फिर इस डेट पर वो जो भी आपने जिसे अरेस्ट किया है उन्हें कोर्ट के सामने प्रेजेंट करे। ये होता है क्या होता है? ये हैबिस कॉर्पस, ठीक है। तो शरीर दमन की नीति, आप किसी को भी इसी तरह, मतलब ये तो ऐसे अगर आप पूरा पावर दे देंगे किसी को तो फिर किसी को भी किसी तरह से उठा लेंगे कोई भी, है ना। मतलब पुलिस को इतनी सारी पावर नहीं दी जाती, जैसे 1990 में जनरल ने दे दी थी पावर, उन्होंने गोलियां चला दी थी, इसी तरह से हैबिस कॉर्पस ये है, ठीक है। मैंडमस तो हमने देख लिया। सेकेंड जो है मैंडमस थी। थर्ड है प्रोहिबिट, ठीक है, प्रोहिबिट का क्या मतलब होता है? इस रीट का मतलब है जब सुपेरियर कोर्ट जो होती है ना, इंफीरियर कोर्ट को, मतलब सुप्रीम कोर्ट
हाई कोर्ट को कह रही है कि आप जिस भी केस पे काम कर रहे हो वो केस पे काम करना बंद कर दो, क्योंकि ये वो जो केस है आपके दायरे से बाहर है, वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आता है। इसका मतलब है प्रोहिबिशन, ठीक है। और फोर्थ क्या है, सरसरी। सरसरी का मतलब क्या है कि डायरेक्टली क्वेस्ट, क्वेस्ट मतलब कुचल देना, कुचल देना। इसमें क्या होता है, जो सुपीरियर कोर्ट होती है वो इंफीरियर कोर्ट के जो भी फैसला उन्होंने दिया होता है उसे नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देती है। क्या मतलब, अगर सपोज किसी हाई कोर्ट ने किसी केस के ऊपर अपनी वर्डिक्ट दे दी, तो सुपीरियर कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या करती है कि उस वर्डिक्ट को नल एंड वाइड मतलब उसे कुचल देती है और कहती है कि ये जो जुरिडिक्शन आपने दिया है हाई कोर्ट ने, ये आपके दायरे के बाहर है, आप ये दे नहीं सकते, आपको ये जो भी आपने वर्डिक्ट दिया है वो वापस लीजिए, या फिर हम इसे नल एंड वाइड डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। प्रोहिबिट और सरसरी में डिफरेंस क्या है कि सरसरी में क्या होता है कि जो लोअर कोर्ट है वो फैसला दे चुकी होती है, और प्रोहिबिट में क्या होती है, जो लोअर कोर्ट है वो काम कर रही होती है, ठीक है, इस तरह से। एंड देन फिफ्थ है को वारंटो। को वारंटो का मीनिंग है कारण बताओ, ठीक है, कारण बताओ। इसमें क्या होता है, कभी कभी कोई गवर्नमेंट ऑफिसर या फिर कोई गवर्नमेंट संस्था अपने काम, अब सपोज कोई रिटायर्ड होने वाला है या फिर रिटायर्ड हो चुका है, फिर भी वो पोस्ट है, वो पावर है उसके हाथ में है, तो इस तरह से वो को वारंटो जारी कर सकती है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सपोज कभी कभी क्या होता है, पंचायत में जब पंचायत जैसे इलेक्शन होते हैं, तब वहाँ पे लेडीज लोगों को एज अ कैंडिडेट खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन उनके जो हस्बैंड है वो पावर संभालते हैं, वो काम करते हैं ऑफिस का। तो इस तरह से हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कारण बताओ नोटिस जारी कर सकती है, उसे कहते हैं को वारंटो। तो ये सारे आते हैं रिट्स के अंडर, ठीक है, कड़ा आदेश। द नेक्स्ट, ओके, द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ इंडिया वॉज इनएक्टेड इन द ईयर। ऑप्शंस देखते हैं, 1997, 1986, 2004, 2012। तो इसके पीछे भी एक अच्छी सी कहानी है, इसका आंसर देख लेते हैं हम पहले। 1986 अच्छी सी कहानी नहीं है एक्चुअली, ये बताती है कि हम लोग कितने कैजुअल होते हैं इंडिया वाले, जब तक कुछ बड़ा नहीं होता हम लोग रिलैक्स रहते हैं। उसी तरह से 1984 में जब 2 एंड 3 दिसंबर 1984 में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथेल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था, उसके बाद हमारी सरकार की नींद खुली और उन्होंने 1986 में इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट लाया, ठीक है। इस तरह से इसके पीछे की हिस्ट्री है, तो याद रख सकते हैं आप 1986। नेक्स्ट, ओके, इफ अ पंचायत इज डिसॉल्व्ड, इलेक्शंस आर टू बी हेल्ड विद इन। अगर पंचायत स्थगित है तो चुनाव होगा, कब तक चुनाव हो सकता है ये पूछना चाह रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 2 मंथ्स एंड 1 मंथ। तो इसका सही आंसर है 6 मंथ्स। 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, जो भी पंचायत डिसॉल्व हुई है वो जल्दी से जल्दी वो चुनाव करके कार्यरत होनी चाहिए, ठीक है, इस तरह से। और देखते हैं फिर पंचायत जो है एक्चुअली 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में एक पंचायत होना चाहिए, इस तरह से रेजोल्यूशन लाया गया। और किसने लाया था, बलवंत राय मेहता कमेटी ने, ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। इसीलिए बलवंत राय मेहता जी को क्या कहते हैं, फादर ऑफ पंचायत राज, है ना, फादर ऑफ पंचायत राज कहते हैं इन्हें। और क्या इंपॉर्टेंट बन सकता है, पंचायत का जो होता है आर्टिकल 243 होता है, ठीक है, 243। इस तरह से एक क्वेश्चन के 4-5 क्वेश्चन आप इंटरलिंक करके पढ़ सकते हो, ठीक है। और पंचायत जो होती है वो 9th पार्ट में आती है, कॉन्स्टिट्यूशन के 9th पार्ट में आती है, ठीक है, 9th पार्ट में आती है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर। किस वर्ष प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। ऑप्शंस देखते हैं, 1956, 1954, 1953, 1955। तो इसके पीछे भी एक अच्छी सी कहानी है, इसका सही आंसर है 1956। बी आर अम्बेडकर जी ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने
जी ने ये प्रस्ताव रखा था कि जो स्टेट है वो लिंग्विस्टिक बेसिस पे हम उसे रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। पहले क्या था, गुजरात और महाराष्ट्र एक ही स्टेट के हिसाब से काम करते थे, लेकिन बाद में 1960 में गुजरात अलग हो गया, महाराष्ट्र अलग हो गया, है ना। तो ये था स्टेट ऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1956 में जो पारित हुआ। नेक्स्ट, द सेकंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड इन, ऑप्शंस देखते हैं 1951, 1952, 1953, 1957। ऐसा हम लोगों ने अडॉप्ट जो इन्फोर्स किया था हमारा संविधान वो था 1950। ऐसा क्या हुआ 2 साल में कि हमें 2 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाना पड़ा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सेकेंड जो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ 1952 में हुआ। ठीक है, 1952 में हुआ यूँ था कि जो लोकसभा की जो सीट्स थी पहले 500 थी। ठीक है, 500 थी, और उसका क्राइटेरिया यूँ था कि अगर 5.5 लाख पॉपुलेशन है, 5.5 लाख पॉपुलेशन है तो एटलीस्ट, ठीक है, एटलीस्ट 1 सीट होगी, और अगर 7.5 लाख पॉपुलेशन है तो मैक्सिमम 1 सीट होगी। ठीक है, मैक्सिमम 1 सीट होगी। तो 1951 में क्या हुआ, सेंसस हुआ, और कहीं कहीं राज्यों में 10 लाख, 8 लाख, 9 लाख इस तरह से पॉपुलेशन का ये आया, क्या कहते हैं उसे, पॉपुलेशन आई इस तरह से। तो फिर अब 7.5 लाख पे सिर्फ मैक्सिमम एक ही सीट रख सकते थे। तो अभी तो 10 लाख 15 लाख हो रहे हैं, तो ये तो फिर नाइंसाफ़ी हो गई कि ये पोर्शन पे ये रखेंगे, ये जो प्रोपोर्शन हो रहा है वो गलत हो रहा था। तो इसलिए जो 7.5 लाख की अपर लिमिट रखी गई थी उससे निकाल दिया गया। तो ये है 1952 का अमेंडमेंट। ठीक है, इसमें जो है आर्टिकल 81 में संशोधन किया गया। पता नहीं आर्टिकल 81 इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बनाया गया है, इतनी बार अमेंडमेंट हुआ है आर्टिकल 81 में। जिसने बनाया है उसने बहुत ही दिमाग लगा के बनाया है। तो आर्टिकल 81 जो है वो इससे रिलेटेड है। ठीक है, और 1951 में हुआ यूँ था, 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। ठीक है, अमेंडमेंट के बाद 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, और जो ये था राइट था प्राइवेट प्रॉपर्टी का, तो इसमें ऐड किया गया था वो अमेंडमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, द फाइनल सेशन ऑफ द डैश लोकसभा कंक्लूडेड ऑन February 2019। तो ये पूछना चाह रहा है कि पिछली जो लोकसभा है वो कौन सी नंबर की लोकसभा थी। तो ऑप्शन देखते हैं 13th, 14th, 15th एंड 16th। तो जो पिछली लोकसभा थी वो 16th लोकसभा थी, अभी जो चल रही है 17th लोकसभा है। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। ठीक है, ये है क्वेश्चंस। तो yeah, that's it for today. Please like, share, subscribe my channel, share this video. Thank you so much. Keep revising.